आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है आपका कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 6 दिसंबर को है, इसलिए दोस्तों मैं लगातार आप लोगों की तैयारी करा रहा था। ओके, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। इकोनॉमिक्स के ही नहीं अन्य सब्जेक्ट के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। ओके, तो जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए इकोनॉमिक्स से, ओके, तो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर इनके क्या है जो आपने क्वेश्चन बताए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके सॉल्यूशन के साथ वीडियो बता दीजिए। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या है जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया इनका सॉल्यूशन के साथ देखेंगे और समझेंगे। ओके, इसी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका पार्ट 1 है। ओके, तो पहले हम देखेंगे 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न है विद सॉल्यूशन के साथ, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है। ओके, चलिए देख लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से आशय उस अर्थशास्त्र है जिसमें व्यक्तित्व इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हेडरसन तथा क्वाड के अनुसार यह परिभाषा दी है। इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है। तो आपको क्या है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या से आशय या कौन कौन सी समस्याएं ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या केवल 3 है। ओके, कौन कौन सी हैं? पहला है कि क्या व कितना उत्पादन किया जाए, दूसरी है कैसे उत्पादन किया जाए, तीसरी है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये तीनों आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये है आपकी अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र क्या है। ओके, तो उत्पादन संभावना वक्र आपको बताना है। तो ये आपका दिया हुआ उत्पादन संभावना वक्र क्या है कि एक उत्पादन संभावना रेखा चुनाव की सूची को बताती है। अर्थशास्त्रीय केंद्रीय समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रायः इस प्रकार की रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं। ओके, ये आपका उत्पादन संभावना वक्र। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उत्पत्ति ह्रास का नियम को परिभाषित कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ उत्पत्ति ह्रास का नियम। ओके, जिसमें प्रोफेसर मार्शल के अनुसार दिया है यदि कृषि कला में किसी प्रकार का सुधार न हुआ हो तो भूमि पर उपयोग की गई पूंजी और श्रम की मात्रा में वृद्धि होने पर समानतः कुल उपज में अनुपात से कम वृद्धि होती है। ये है आपका उत्पत्ति ह्रास का नियम। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा क्वेश्चन है सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर लिखिए। ओके, तो देख लेते हैं सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर। ओके, तो ये आपका दिया हुआ सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर स्क्रीनशॉट फास्टली लीजिए। ओके, 2 पॉइंट में आपको समझाया गया है। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, और वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो ये आपका उच्चतम निर्धारित कीमत। ओके, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए। संतुलन कीमत का आपको अर्थ बताना है। ओके, तो संतुलन कीमत का अर्थ क्या है कि जब मांग व पूर्ति की परस्पर विरोध शक्तियां एक बिंदु पर समान या शक्तिहीन हो जाती हैं, वहां पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उसकी पूर्ति की जाने वाली मात्रा के ठीक बराबर हो जाती है। इसे ही संतुलन मूल्य के नाम से चुकाया जाता है। ओके, ये आपकी संतुलन कीमत का अर्थ। ओके, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार संतुलन से आशय है। ओके, क्या आशय है ये आपको बताना है। तो बाजार संतुलन से आशय है संतुलन मूल्य से तात्पर्य ऐसे मूल्य से है जो मूल्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ओके, किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति के शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत सीमा में मांग अधिक की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो कीमत सीमा में मांग अधिक की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो क्या है कीमत सीमा में बाजार कीमत से कम कीमत पर आवश्यक वस्तुओं की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिससे मांग बहुत बढ़ जाती है और मांग अधिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय आय का अर्थ आप बताना है। तो राष्ट्रीय आय क्या है ये आपका दी हुई है कि एक निश्चित अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं की बिना दोहरी गणना किए जो योग प्राप्त होता है वह क्या है राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो बस 2 लाइन आपको ये तैयार करना है। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्या है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। ओके, प्रति व्यक्ति आय आपको पूछा जा रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय से अभिप्राय है एक व्यक्ति द्वारा वर्ष भर में विभिन्न साधनों से उपार्जित की जाने वाली राशि। क्या कहलाती है प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय अक्सर पेपर में आता रहता है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पादन से क्या आशय है। ओके, तो सकल घरेलू उत्पादन से क्या आशय है कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पादन का आशय समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के सकल बाजार
मूल्य से है जो एक वर्ष की अवधि में देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पादन में आपको तैयार कर लेना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। ओके, ईजी है, चलिए इसे देख लेते हैं। वस्तु विनिमय क्या है, तो ये आपका दोस्तों दिया है वस्तु विनिमय। ओके, कि एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने के कार्य को क्या है, वस्तु विनिमय कहते हैं। केवल आपको ये 2 लाइन अच्छे से तैयार करना है। ओके, यही है आपका वस्तु विनिमय। ओके, तो ये आपको तैयार कर ले, बाकी पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मुद्रा की मांग किसे कहते हैं। ओके, मुद्रा की मांग किसे कहते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है मुद्रा की मांग। ओके, मुद्रा की मांग क्या है, मुद्रा की मांग व्यवहार को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। ओके, तो इसे ही क्या है, मुद्रा की मांग कहते हैं। तो ये भी आपका 2 लाइन का है। ओके, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, इसका फास्टी ले लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पूर्ण रोजगार संतुलन एवं अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये दोस्तों आपका दिया है पूर्ण रोजगार संतुलन एवं अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर। इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति और अपूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 पॉइंट आपके ये दिए हुए हैं। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, और अब जितने भी हम क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सबकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट अनुरागस्टडीक्लासेस.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। बस दोस्तों आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है अनुरागस्टडीक्लासेस.com। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, ओपन करिएगा। वहाँ पर आपको क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट के आपको पोस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप ऑल सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की 3 विशेषताएं लिखी। ओके, तो देख लेते हैं ऐसे भी। तो ये आपके दिए हुए हैं रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की 3 विशेषताएं। ओके, तो मैंने तो आपको हेडिंग अच्छे से तैयार कर लेनी है। ओके, तो क्या है, पहला है आपका पूर्ण रोजगार की स्थिति, दूसरा है आपका अर्थशास्त्र की प्रवृत्ति, तीसरा है आपका क्रय शक्ति का सृजन। ओके, तो ये है आपकी 3 रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की विशेषताएं। ओके, हेडिंग अगर आपको पेपर याद रहती तो आप अंदर का डिटेल तो अच्छे से लिख लेंगे। ओके, तो मेन फोकस आपका है हेडिंग को याद करने में दीजिएगा। ओके, तो ये आपको 3 हेडिंग तैयार करनी है। ये आपके परंपरावादी, आपके रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की विशेषताएं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है बचत प्रवृत्ति के निर्धारक 3 तत्व बताइए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपके दिए हुए हैं बचत प्रवृत्ति निर्धारक के 3 तत्व। ओके, कौन कौन सी, आय, बचत की इच्छा, ओके, उच्च स्थिति की लालसा है। ये आपके 3 पॉइंट है, तीनों को तैयार कर लीजिएगा। ये है आपकी बचत प्रवृत्ति के निर्धारक 3 तत्व। ओके, तो आय, बचत की इच्छा, उच्च स्थिति की लालसा। ओके, हेडिंग अच्छे तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपकी रहेंगी तो अंदर का डिटेल तो आप लिख ही लेंगे, तो तैयार कर लीजिए। स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ही ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको तैयार कर लेना है उपभोक्ता फलन की 3 मान्यताएं। ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके अलावा आपको तैयार कर लेना आगे पूंजी की सीमांत क्षमता को स्पष्ट कीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके दिए हुए हैं। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों आपके कंप्लीट हो जाते हैं 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके, और आगे मैं आपको क्या है आगे 3 अंक की और 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।